नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। मुद्दा ज्वलंत हो तो आवाज बुलंद चाहिए होती है, और अगर बुलंद आवाज की बात कर रहे हो, अगर ऐसे मुखर वक्ता की बात करें जिनकी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान से सुनता हो, जो बात वो कहते हैं उस पर कोशिश ये होती है कि जितने ज्यादा लोग उन तक पहुंचे, उनकी आवाज पहुंचे, उतने ज्यादा तरीके से वहां से उतने ज्यादा सिर उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे एक मुखर वक्ता डॉक्टर एपी सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और साथ में सीनियर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पत्र। सबसे पहला और सबसे ज्वलंत मुद्दा यूजीसी, हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो गैजेट लाए, पहली बात तो लोगों का विरोध है इस बात को लेके भी है कि ये गैजेट के बजाय बिल आता और वो संसद द्वारा आता, लोकसभा राज्यसभा द्वारा आता, तो शायद उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होता, लोगों की आवाज़ होती, लोगों को एक भरोसा होता। वो भरोसा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के लोगों का होता कि हमारे सांसद बैठे हैं, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई। जब विवाद होता है, जब वाद होता है तो संवाद होता है, संवाद होता है तो समाधान होता है, निदान होता है, और कई बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार ने किया है। तो ये भी एक धारणा रही, गलत रही। ये कानून बनाने का सिद्धांत सिर्फ हमारी संसद को है, ये बना, जिसकी वजह से गड़बड़ क्या हुई, जो हमारे भारत का संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तथा संविधान निर्मात्री, जिसमें सैकड़ों लोग थे, हर प्रदेश का उसमें प्रतिनिधित्व था, हर जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व था, उन्होंने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाए। संविधान का हस्तक्षेप हो गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 20, 21 का पूरी तरह से वायलेशन हो गया, पूरी तरह से वायलेशन। अब कुछ लोग अतिशोक्ति हो जाती है कहना कि सवर्ण नरसंहार इसे मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक मंडल कमीशन 2 है, कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक बात करते हैं, कुछ लोग वाद विवाद की बात है। लेकिन हमें देखना है गुरुकुल पद्धति। अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले वर्ष के आंकड़े 4.25 करोड़ छात्र थे। 4.25 करोड़ छात्रों में से 318 शिकायतें आई, सिर्फ 318 शिकायतें। उसका रेशियो नहीं निकल पा रहा, परसेंटेज नहीं निकल पा रहा। उसमें भी कितना सही कितना उसमें कितना सही कितना गलत अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, कितना सही कितना। क्या इस गैजेट को किसी ने मांगा था? किसी पक्ष ने, ओबीसी ने, हमारे समाज है, एससी ने, एसटी ने, किसी ने मांगा, किसी ने कहा, किसी ने जरूरत समझी, किसी की रिपोर्ट्स थी। अब उसमें नियम बनाया जा रहा है, वो गुरुकुल जहां गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा रहा, गुरु पद्धति रही, चाहे बड़े बड़े राजा रहे हों, श्री राम भगवान रहे हों, कृष्ण जी रहे हों, कोई बड़े बड़े संत रहे हों, बड़े बड़े जो बाद में भगवान बने वो रहे, उन्होंने भी गुरु परंपरा का निर्वाह किया, वो भी दीक्षित हुए, शिक्षित हुए। और अभी भी हमारे सनातन धर्म में विवाह की एक परंपरा है कि विवाह से पहले उसे काशी पढ़ने जाना पड़ता है। वो जाता है, दिखा मतलब कोई बल डेमो है। वो तरीका यही था कि शादी से पहले उसे योग्य होना चाहिए, उस योग्य होना चाहिए। तो ये गुरुओं पर प्रश्न है। अब गुरुओं को अपने छात्रों के लिए एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों का, आप अपने छात्रों को रैसिल मतलब जातिगत रूप से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इतने वर्षों से हमारे देश के प्रोफेसर, हमारे देश के लेक्चरर, हमारे देश के अध्यापक बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव करते थे, नस्ली भेदभाव करते थे, अपमान करते थे, अनादर करते थे? यदि ऐसा नहीं था, यदि था तो इतने वर्षों से क्यों नहीं? अगर हम अपनी सरकार की बात करें, जिसे हम लोगों ने चुना है, बनाया है, हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ने भी आते ही कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होगा। सबके साथ में नहीं कहा दलित का, ओबीसी का, एसटी का, राजपूत का, ब्राह्मण का, वैश्य का, सिख का, जैन का, पारसी का। उन्होंने ये भी नहीं कहा हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का, पारसी का। सबके साथ में उन्होंने नहीं कहा केवल दलित
गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का साथ देंगे, व्यापारी का नहीं देंगे, अभिनेता का नहीं देंगे, जजेस का नहीं देंगे, अधिवक्ता का नहीं देंगे, मीडिया का साथ देंगे? नहीं, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये ध्येय वाक्य हमें जोड़ता है वसुधैव कुटुंबकम से, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी। और जब G20 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन दिया, पूरी दुनिया के लोग आए तो कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। कहां जाति थी, कहां जातिवाद था, कहां क्षेत्र था, कहां भाषा था, कहां संप्रदाय था? अगर ये कहा जाता कि हिंदुओं के लिए है, ब्राह्मण के लिए है, तो मैं मान सकता था कि नहीं, ये तो पहले से कह दिया था। सबका साथ मतलब इस धरती पर जितने प्राणी हैं, जितने इंसान हैं, जिसे मानव धर्म कहा जाता, मानवता, उनका साथ, उनका विकास, उनका विश्वास, उनके साथ न्याय। और जनता ने भी उमड़ उमड़ के वोट दिए। वो राज्य, उड़ीसा जैसा राज्य जो कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, लेकिन डबल इंजन की सरकार पूरे देश में बनने की तरफ अग्रसर हुई। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के शासन को बढ़त के साथ स्वीकार किया लोगों ने। अभी ये जो विरोध हो रहा है, जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, इसका विरोध हो रहा है यूजीसी का बुरी तरीके से, और कहीं कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि ये सरकार के गले की फांस बनने जा रही है। आपको क्या लगता है? सच्चाई है लोगों की, क्योंकि अब दूसरा पक्ष कहेगा हैं हमारे वो भी, सब अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले कहा गया बटोगे तो कटोगे, बिखर जाओगे। सबसे बड़ा उदाहरण हमें पिछले वर्ष में लगा, जो पूरी दुनिया के लोग दिव्य महाकुंभ में आए। जब दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में पूरे देश से लोग पहुंचे, पूरी दुनिया से पहुंचे, तो एक तरफ साथ में राष्ट्राध्यक्ष नहा रहा था, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी नहा रहे थे, एक तरफ अडानी, अंबानी और रिलायंस नहा रहे थे, एक तरफ से गरीब रिक्शा चालक भी नहा रहा था। उसी गंगा में नहा रहा था, उसी गंगा में गुवाहाटी का भी नहा रहा था, उसी गंगा में मणिपुर, मेघालय, उत्तरांचल के लोग नहा रहे थे, पूर्वी उत्तर भारत के लोग नहाते, उसी गंगा में तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, कर्नाटक के लोग नहा रहे थे, उसी में गुजरात, केमछो भी लोग बोल रहे थे, उसी में आमार, सोनार, बोंगला, अमित तुम्हाको भालोबासी भी बोल रहे थे, उसी में लद्दाख, लेह और जम्मू के लोग नहा रहे थे, उसी में पूरी दुनिया नहा रही थी। और 70 करोड़ का आंकड़ा पार करके हमने दिखा दिया, हम कोई जातिवाद नहीं रखते, हम कोई क्षेत्रवाद नहीं करते, हम कोई भाषावाद नहीं करते, हम कोई संप्रदायवाद नहीं करते, हम एकता रखते हैं, एकता अखंडता रखते हैं। वही एकता अखंडता जिसे एकता अखंडता के लिए हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, मेरे खून का एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के लिए काम आएगा। और अगले दिन उनको शरीर को चलनी बना दिया गया था, वो देखा है। तो एक तरफ तो वो जा रही, एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम यात्रा निकालते हैं, एकता यात्रा, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। तो दूसरी तरफ जातिगत बात की जाए, 78 साल में जो काम नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है, ये समस्या है। अगर हमारी हवा एक है, सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, यूनिवर्सिटी एक है, कॉलेज एक है, यूजीसी एक है, वाइस चांसलर एक है, चांसलर एक है, मामैम गवर्नर एक है, मुख्यमंत्री एक है, प्रधानमंत्री एक है, सब कुछ एक है, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, शरीर है, फिर जातिवाद कहां से आ गया? और यही कारण है हमारे देश में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब कुछ लोगों के तो इस देश में बच्चे पहले से विदेशों से पढ़ते थे, लेकिन इस देश का वो आम किसान, वो आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति, जिस मां ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने हाथ की चूड़ियां, मंगलसूत्र और जो उसकी दादी ने सोने के कड़े दिए थे वो बेच के पढ़ाने के लिए भेजा है, वो बच्चे को विदेश कहां भेज पाएंगे? ब्रेन ड्रेन होगा। अब जाएगा अगर विदेश तो वही का वही रह जाएगा। जब पढ़ेगा वहां, बढ़ेगा वहां, तो नौकरी भी वहीं करेगा, और जब नौकरी करेगा तो शादी भी वहीं करेगा, बच्चे भी वहीं पैदा करेगा। वो क्यों माता पिता को पूछेगा? वो वृद्धाश्रम में जाने दो माता पिता को, ये समस्या है।